जय हिंद दोस्तों। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 नहीं पढ़ा हो तो पहले पढ़ के आए। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 में अपन पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद में पावर। पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जान लेते हैं कि होता क्या है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है जब किसी वायर से करंट पास हो रहा है तो वो वायर क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। तो वायर क्यों हीट अप हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा, रोकेगा तो उसके पसीने आ जाएंगे भाई साहब। एक तरीके से क्या हो रहा है, वो हीट अप हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो रोक रहा है ना, रोक रहा है इसलिए उसकी एनर्जी लिबरेट हो रही है, एनर्जी लिबरेट हो रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है तो वो हीट अप हो जा रहा है। क्लियर है? अब देखो इसको देखते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या है, when a wire when a current is passed through a wire, then wire heats up। तब क्या होता है, वायर गर्म हो जाता है। अब ये क्या क्या बोलता है, क्या क्या लॉ बेस्ड है इसके ऊपर, या फिर ये लॉ बोल क्या रहा है, किसके ऊपर चल रहा है? तो देखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या बोल रहा है, ये देखो भाई, ये लॉ क्या बोल रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, heating is directly proportional to the square of current passed by the conductor। हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। फर्स्ट चीज तो ये बोली इसने। सेकंड क्या बोलेगा देखो, फिर इन्होंने सेकंड ऐसे बोला, हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। हीटिंग जो होगी ना, वो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब भाई जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा रोकने वाले लोग बाग होंगे, उतना ज्यादा हीट करेगा, उतना ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, उतनी ज्यादा उनकी एनर्जी का लॉस होगा। जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो किस में आ रहा है, हीट में आ रहा है। एनर्जी का लॉस किस में आ रहा है, हीट में आ रहा है। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो रहा है। फिर देखो थर्ड केस क्या हो रहा है, heating is directly proportional to the time through which current is passed। कि भाई कितनी देर तक उस वायर से करंट गया है वो भी यहां पे डिपेंड करेगा। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी और ये वाली अपने पास में थर्ड हो जाएगी, हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन को मिला के क्या होगा, इन तीनों इक्वेशन को मिला देंगे, हीटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर और टी आ जाएगा। तो हीटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। और यहां से एक फॉर्मूला आएगा देखो, heat is directly proportional to I square RT, और यहां से फॉर्मूला आएगा heat is equals to K I square RT। K क्या होता है, K क्या होता है, देखो यहां पे थोड़ी जगह नहीं है, देखो यहां से K क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू, K की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हीट का फॉर्मूला क्या आया, आई स्क्वायर आर टी। हीट का फॉर्मूला क्या आया, आई स्क्वायर आर
क्लियर है? एक बार इसको नोट कर लो फटाफट से। ओके, मिटा दे। देखो, हीटिंग समझ में आया? हीटिंग में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट करेगा वायर। जितना ज्यादा वायर का रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट करेगा। जितनी देर तक करंट वहां से पास हुआ उतना ज्यादा हीट करेगा। देखो, हीट का फॉर्मूला आया अपने पास में, हीट H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला आया। इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट, अब देखो ये एनर्जी तो है, कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। क्या होती है? जूल। इसको कैपिटल J से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसी क्वांटिटी है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके पास में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। आया समझ में? ठीक है। अब देखो इसकी कमर्शियल यूनिट क्या होती है? कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट होती है किलो जूल। केजे से रिप्रेजेंट करते हैं, किलो जूल। क्लियर है? आगे यहां तक समझ में? ठीक है, मिटा दें। ओके, देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास में पावर। इसको इलेक्ट्रिकल पावर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर शक्ति है ना। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। अब देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता, उसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। अब कितनी देर तक कार्य किया, वर्क कितनी देर तक किया, वो चीज है। देखो इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। वर्क करने की कैपेसिटी की, भाई कितनी देर तक कोई चीज वर्क कर सकती, वो है। और मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करते हैं इसको? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो P इज इक्वल्स टू W बाय T। वर्क को क्या लिख सकते हैं? देखो जो वर्क होता है, वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। वर्क जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया? एनर्जी किस में जाएगी? देखो भाई, किसी वायर से करंट पास हुआ तो उसमें रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ने फोर्स लगाया, करंट को नहीं जाने देगा पीछे की तरफ। करंट को नहीं जाने देगा तो रोक के कोशिश करेगा, रोकेगा तो शक्ति यानी पावर का लॉस हो जाएगा, एनर्जी का लॉस हो जाएगा, एनर्जी का भी लॉस हो जाएगा। और एनर्जी कैसे गई? हीट में। एनर्जी किस में गई है? हीट में गई है। तो यहां पे पावर की जगह क्या लिख सकते हैं? पावर इज इक्वल्स टू हीट अपॉन टाइम। हीट का फॉर्मूला क्या आया था? हीट का फॉर्मूला आया था आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। टी से टी कैंसिल, तो पावर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। ऐसे भी हो सकता है। पावर को दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर को दूसरी तरीके से डिफाइन करें, देखो पावर वर्क अपॉन टाइम। अब देखो मेरे को ये बताओ, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
तो वर्क क्या होगा, V इंटू क्यू। यहां पे लगाते हैं पावर V इंटू क्यू अपॉन टी। तो Q बाई टी भी क्या होता है, Q बाई टी क्या होता है, I होता है। Q बाई टी क्या होता है, I होता है। तो पावर यहां से क्या आएगा, यहां से पावर की वैल्यू आएगी VI। क्या आएगी, VI। अब I की जगह, V की जगह IR लगा दो। V की जगह क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। तो पावर की वैल्यू क्या आएगी, I स्क्वायर R आ जाएगी। सिंपल। I स्क्वायर R भी होता है पावर, इधर से भी I स्क्वायर R, इधर से भी I स्क्वायर R। पावर VI भी होता है। पावर का मेन फॉर्मूला VI हो गया, I स्क्वायर R हो गया, और एक और फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V बाय R लिख सकते हैं। पावर को I स्क्वायर R फॉर्मूला आया, I इज इक्वल टू V बाय R लिख सकते हैं। तो पावर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर R अपॉन R स्क्वायर। तो पावर हो जाएगा V स्क्वायर बाय R। पावर के तीन फॉर्मूले हैं। पावर का पहला फॉर्मूला I स्क्वायर R, दूसरा फॉर्मूला VI, तीसरा V स्क्वायर बाय R। जो चीज आपको गिवन होगी वो वैल्यू पुट करके और आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है, ठीक है, उतारो। ओके, ठीक है। समझ में आया ना? देखो, पावर, हीट एनर्जी, एनर्जी, ये सारी चीजें अलग अलग है, ठीक है, रिलेट करती हैं, अलग अलग है। पावर की यूनिट क्या होती है, देखो, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम था, मतलब जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं, वॉट। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, वॉट। क्लियर है? कमर्शियल यूनिट क्या होगी इसकी, कमर्शियल यूनिट क्या होगी, कमर्शियल यूनिट होगी किलो वॉट। ठीक है, कमर्शियल यूनिट क्या होगी, किलो वॉट होगी। क्लियर है? अलग अलग तरीके से चीजें दी होती है। पावर के तीन अलग अलग फॉर्मूले आए। क्या क्या फॉर्मूला है, देखो मैं बता देता हूं कि कौन सा फॉर्मूला कहां यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला कहां यूज होगा। अगर पावर इज इक्वल टू VI यूज करना है तो ये पावर लिबरेट या पावर ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी से करो। बैटरी कितना करंट दे रही है, कितने वोल्ट की बैटरी है, तो वो पावर निकाल लेंगे। क्लियर है? पावर निकाल सकते हैं बैटरी वाले के लिए। दूसरा, पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R आता है। ये वाला फॉर्मूला यूज करो सीरीज में। जब सीरीज में दो बल्ब, तीन बल्ब एक साथ लगे हो तब ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि वहां पे करंट सेम होता है आपके पास। करंट सेम होगा तो पावर निकाल लेंगे। फिर रेजिस्टेंस पता होगा, करंट सेम होगा तो निकाल लेंगे पावर। पावर का तीसरा फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R, ये वाला फॉर्मूला पैरेलल के लिए। किसके लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ये वाला सीरीज के लिए और ये वाला बैटरी के लिए। ठीक है, बैटरी कितनी एनर्जी लिबरेट कर रही है, कितनी एनर्जी निकाल रही है। हालांकि अगर आपको अगर पोटेंशियल पता हो, बल्ब के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना करंट आ रहा है, तो वहां भी पावर निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। पर अगर मैं बोलूं कि बैटरी के थ्रू कितनी पावर आ रही है, तो इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इसमें आर की वैल्यू क्या होगी, आर इक्विवेलेंट होनी चाहिए। यहां भी आर की वैल्यू आर इक्विवेलेंट होनी चाहिए, तब जाके निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, ओके, बिठा दे। ओके, आया समझ में? ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल
एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी नॉर्मल ई से रिप्रेजेंट करो। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर को और क्या लिख सकते हैं? पावर को वर्क की जगह मैं एनर्जी लिख सकता हूं, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया? P इंटू टी। क्लियर है? एनर्जी की यूनिट क्या होती है वैसे तो? जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। पर यहां से क्या आएगी? यहां से वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या आएगी? एनर्जी की कमर्शियल यूनिट आएगी किलो वॉट आर, KWH। आपके घर में लगे जो मीटर होते हैं ना, उनमें देखा करो KWH में यूनिट आती है आप लोगों की। इसको KWH को यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है? यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट कंज्यूम हुई, 2 यूनिट कंज्यूम हुई, कितने यूनिट कंज्यूम हो रही है वो है ये एनर्जी। क्लियर है कि 5 यूनिट, 10 यूनिट, 1 यूनिट का 10 रुपए, 1 यूनिट के 8 रुपए, 1 यूनिट के 15 रुपए, अलग अलग होते हैं, सब में अलग अलग होते हैं, हर इंडस्ट्रीज में अलग अलग होते हैं, हर जगह अलग अलग है। घर के लिए अलग है, कमर्शियल यूज के लिए अलग है, हर जगह अलग अलग होते हैं, ठीक है? एनर्जी की यूनिट किलोवाट आर, किलोवाट आर, ठीक है? उतार लो इसको, ओके, मिटा दें, ओके। आया समझ में? एक अप्लायंस होता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज, जिसको बोलते हैं, घरों में लगाया जाता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। अब ये फ्यूज क्या करता है? ये फ्यूज सीरीज में लगाते हैं। ये फ्यूज सीरीज में क्यों लगाते हैं? सीरीज में इसलिए लगाते हैं कि जैसे ज्यादा हाई करंट आ गया, ज्यादा करंट आ गया, कई बार अप्लायंस खराब हो जाते हैं, जैसे टीवी चल रही है, टीवी खराब हो गई, एसी चल रही है, एसी खराब हो गई, बहुत तेज करंट आने पे एकदम से करंट आ जाता है, फेज में चेंज होने की वजह से करंट आ जाता है तेज, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या करता है? इलेक्ट्रिकल फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। इलेक्ट्रिकल फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो करंट जैसे आता है तो वो मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से वो क्या हो जाता है? कट कर देता है। जो भी आपका सर्किट होगा उसको अंदर ब्रेक डाउन आ जाएगा। ब्रेक डाउन आ जाएगा तो आगे करंट जाएगा नहीं, आपके अप्लायंस ठीक रहेंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या है? इलेक्ट्रिकल फ्यूज it is an instrument which is used to secure the appliances at home। घर पे, घर के जो भी अप्लायंस हैं उनको सिक्योर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट के पास में क्या होता है? इट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और थर्ड पॉइंट क्या होगा? इट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द मेन स्विच। जो आपका मेन स्विच होता है, मतलब आपके एमसीबी जहां पे होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी होती है।
एमसी भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वही ये भी, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है जब कभी आग वाग लग जाए घर के अंदर, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये ट्रिप हो जाती है। ट्रिप होने के बाद में वहां पे करंट नहीं जाता, मतलब अंदर के अप्लायंस खराब नहीं होते आपके, बाकी सारी चीजें अंदर की खराब नहीं होने वाली। ये बचाने वाला है, बचा लेता है ये, ठीक है। अब देखो यहां पे ये काम भी ऐसे ही कर रहा है, इसको कनेक्ट करते हैं अपन सीरीज में मेन स्विच के साथ में, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो ये क्या कर देता है, इट ब्रेक्स द सर्किट, इट ब्रेक्स द सर्किट व्हेन हाई करंट इज फ्लो। जब बहुत ज्यादा करंट आएगा तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। दिस कुड हेल्प टू सिक्योर द अप्लायंसेस को सिक्योर करने में काम में देता है। क्लियर है? ओके, एक बार उतार लो इन सब चीजों को, देख लो। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। ये अच्छे से पढ़ना, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुका है, चैप्टर का एंडिंग था आज, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।